नस्लों की बात की तो बताइए ओवैसी साहब की कौन सी नस्ल है? अफ़गानी नस्ल है, ईरानी नस्ल है, दुबई की है कि सऊदी की है, लेबनान वाली नस्ल है, ईरान वाली है? कौन सी नस्ल के ओवैसी साहब हैं? कौन सी नस्ल है ओवैसी साहब की? नस्ल तो उनके हिंदुस्तान की है भाई, हिंदुस्तानी हैं, बाप दादा हिंदू रहे होंगे, आज वो मुसलमान बन गए हैं। इसमें नस्ल कहाँ से आ गई? देखिए 100-125 करोड़ की आबादी वाला देश अगर यूसीसी, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड से नहीं चलेगा तो कैसे चलाएंगे आप? आप अरब की संस्कृति से अपने भारत को चलाने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा। आप अपनी संस्कृति को छोड़ करके अरब की संस्कृति अपना के सोचेंगे कि यहाँ लोग अरबी संस्कृति के हो जाए, पूरे देश में अरब का बोलबाला हो, तो नहीं चलेगा। यूरोप की संस्कृति से भारत नहीं चलेगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देश को चलाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना के साथ भारत को जीना है और जीने की बच्चों को प्रेरणा देनी। उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति के आधार पर बड़ा या छोटा काउंट नहीं किया जाएगा। ये एकदम दिमाग में क्लियर कर ले। हम किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। जो भारत की ज़रूरत है हमें उसकी परवाह करनी है, जो भारत के हित में है हमें उसकी परवाह करनी है, जो भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा हमें उसकी चिंता करनी है। मुसलमान के घर में जो बेटियां हैं वो भारत की बेटियां हैं। उनके ऊपर कोई गड़बड़ होगी, कोई आँच आएगी, किसी भी प्रकार का गलत, चाहे वो धर्म से जुड़ा मामला हो, क्या अरब के संस्कृति को हम उन बेटियों पर लादने देंगे? आपको भारत में नहीं लादने देंगे। चाहे वो मुस्लिम बेटियां हो, चाहे वो हिंदू बेटियां हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई की घर में पैदा बेटियां हों, सबके लिए हमें अपने सुनहरे भविष्य और दुनिया की सबसे बढ़िया बेटी के रूप में उसका सम्मान स्थापित हो, इसको करने में हम कतई पीछे हटेंगे नहीं, ना हटना चाहिए। इस तरह से लगातार विरोध हो रहा है और अब ये भी बात होने लगी कि जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, आप बैरिस्टर भी हैं और वो इस तरह से बात करते हैं। गठबंधन के तमाम जो दल हैं, घटक दल हैं, उनका ये कहना है कि 2024 नज़दीक है, मोदी जी जो है ध्यान भटकाने के लिए, वोट अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह से जो है कई सगोपे लेके आ रहे हैं। तो आपका क्या? मैं असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्षियों को स्पष्ट कह दूं, भारत की बेटी, चाहे वो मुस्लिम के घर में है, चाहे वो हिंदू के घर में है, जैन के घर में है, बौद्ध के घर में, वो भारत की बेटी है, भारत का बेटा है। सबसे ताकतवर बेटी बनाने के लिए, सबसे सम्मानित बेटी बनाने के लिए जो कदम जिस हैसियत से उठाना पड़ेगा उसको उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी धर्म मजहब के नाम पर किसी बेटी को लांछित करने का, प्रताड़ित करने का या उससे गिराने का कोई प्रयास करेगा, अपमानित करने का प्रयास करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान चलेगा हिंदुस्तानी सभ्यता से, हिंदुस्तानी संस्कारों से, हिंदुस्तान की मिट्टी और आबो हवा से। ये अरब की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति भारत में नहीं चलेगी। जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, जिसको अच्छा लगता है अच्छा लगे। भारत की हर बेटी का मान सम्मान, सबसे ऊंचा मान सम्मान स्थापित हो, इसके लिए जो कार्य करना है वो हम करेंगे, करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में ओवैसी कोई बन के आए, कोई विपक्षी बन के आए, कोई वामपंथी बन के आए, सामपंथी बन के आए, कोई पत्रकार बन के आए, कोई वो क्या बोलते हैं बुद्धिजीवी बन के आए, हमें उसकी किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों का सम्मान, लोगों का सम्मान, हर बेटे का, आखिरी बेटे का सम्मान, जो अकेले कहीं टहल रहा है, जंगल में घूम रहा है, पहाड़ पे है, नदी में, शहर में, सबका सम्मान सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और इस पर किसी भी प्रकार की किसी की भी चिंता नहीं करेंगे। हर बात पे जो है राजनीति सामने आ जाती है। जिस तरह से जो है 2024 नज़दीक है, गठबंधन जो है बिल्कुल जो है टूटने के कगार पे है। तो क्या आपको लगता है अभी भी कि गठबंधन जो है सक्रिय होगा और मोदी जी को टक्कर दे पाएगा जो है इस 2024? देखिए, हम गठबंधन की चिंता बिल्कुल नहीं करते। हमें चिंता भारत के भविष्य की है, भारत के 6 लाख गाँव के सुनहरे भविष्य की है। आज हम भारत के एक एक गांव के इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ओपनिंग, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी के विचारों पर काम कर रहे हैं। आज जो हाईवेज हमने गांव के बगल से गुजारा है, वो हाईवे किस लिए हमने गुजारा है? इसलिए कि गांव की तरक्की सुनिश्चित हो, गांव का सम्मान सुनिश्चित हो, गांव में भी विकास की गति आए, गांव में भी दिल्ली मुंबई जैसा माहौल पैदा हो। और उसको प्राप्त करने के बाद हम अपने गांव को दुनिया का ताकतवर गांव के रूप में विकसित करेंगे। दुनिया के ताकतवर इंडस्ट्रियल सेटअप इनसाइड द विलेज हो, जिससे कि गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले और 6 लाख गांव
10-20 शहरों की हैसियत से, हम आज ज़िले की हैसियत से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं दुनिया में। जिस दिन 6 लाख गाँव की हमारी संकल्पना संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी, वो भारत एक सुनहरा भारत होगा। हम उसकी चिंता करेंगे। हम गांव-गांव में रोजगार देने की, गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने की, गांव-गांव में नए उद्योग धंधे इस्टेब्लिश करने की, गांव में एग्रीकल्चर ज़मीन को ख़त्म किए बगैर भारत के सुनहरे भविष्य की लाइनें खींचने का प्रयास करेंगे। और उसमें जो भी संभव, जिसका भी सहयोग मिलेगा, उसके चरणों को धुलेंगे और जो विरोध में खड़ा होगा उसको कुचल करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत के भविष्य से, भारत के संभावनाओं से, भारत के इस सुनहरे भविष्य के निर्माण से बेहतर अच्छा कुछ भी नहीं हमारे लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 400 पार हैं। और आज उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव में जो ये राज्यसभा में बोले थे, उन्होंने बोला आपका धन्यवाद है, आपने हमको 400 पार कर दिया। लेकिन खड़गे की तरफ से जो है, खड़गे जी की तरफ से जो है ये तंज था कि इनको पता लग गया कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करना है। खड़गे की बात का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात का कोई ना वजन है, ना वजूद है, ना कोई आधार। 15 दिन पहले खड़गे ने कहा कि राम मंदिर में राजनीति हो रही है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। खड़गे साहब को ये पता है कि पिछले 70 सालों से मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में सरकार घुसी पड़ी है, पार्टी घुसा पड़ा है, उसका नेता घुसा पड़ा है, उसका कार्यकर्ता घुसा पड़ा है। क्या खड़गे साहब और उनकी पार्टी आज जो कांग्रेस जहां सरकार में है, 65,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, बाहर निकलेंगे? तो ये दोगले स्टेटमेंट, जिसका कोई एक्शन नहीं, कोई ज़मीन पर कार्य नहीं, विचार नहीं, कोई यथार्थ नहीं, उस नेता के बाद का कोई वजूद नहीं। वो जस्ट जीरो, डेड डेड डेड। राहुल गांधी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है लोगों का दिल जोड़ रहे हैं, लोगों की जो है समस्याएं सुन रहे हैं। तमाम हर मंच से यही कहते हैं कि इस देश में जो है जब से मोदी जी आए तानाशाही है, अघोषित जो है जो आपातकाल चल रहा है। तो क्या इससे साध पाएंगे और इसमें उनको जो है इस चुनाव में फ़ायदा होगा, मोदी जी पर फर्क पड़ेगा या बीजेपी? एक अच्छे नेता का परिचय उस समय मिलता है जब संकट काल से देश गुजर रहा था। देश में वैक्सीन की ज़रूरत थी, देश में राशन की ज़रूरत थी, देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की ज़रूरत थी। तब सरकार ना पहाड़ देखा, ना समंदर देखा, ना नदी देखा, ना जंगल देखा। आखिरी बच्चे, आखिरी व्यक्ति, आखिरी बेटी, आखिरी बहन, आखिरी भाई, आखिरी दादा और आखिरी चाचा तक पहुंच करके उसकी सेवा की, उसको वैक्सीन दी, उसका सम्मान किया, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किसने किया? इसी बीजेपी की सरकार ने किया। तो विकट काल में कांग्रेस पार्टी की जहां सत्ता रही, 10 साल पहले भी तो सत्ता थी। आपने घोटाले किए, आपने कॉमनवेल्थ के घोटाले किए, कोयला घोटाले किए, 2G वाला घोटाला आया, उसके बाद तो कितने घोटाले आए जिनका नाम भी एक आम आदमी जनरली याद नहीं रख पाता। इतने घोटाले करने के बाद देश गर्त में गए, देश मिट्टी में मिल गया। 10 साल पहले वही अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी। पूरी दुनिया में मोदी से भी ज़्यादा बम भारत के प्रधानमंत्री का होने लगा था। लेकिन ऐसा आपने 10 साल में क्या कर डाला कि उसी भारत की पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता, ऐसे पार्टी, ऐसे राजनेताओं को एक सीट का भी दर्शन न कराए देश, तभी तुम्हारे देश की सुरक्षा, समृद्धि, विकास और तुम हमारे देशवासियों के चेहरे पर खुशियाँ रह पाएंगी। ये जरूरी। यूसीसी की शुरुआत होगी है। क्या आप चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण है, एनआरसी है, ये सब होगा? अभी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हो या ना हो, आपके पास एक वैधानिक आधार तो पहले हो। जिस आप 15 लाख पाकिस्तानियों को, अफगानियों को पाकिस्तान ने निकाल दिया, तब किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, तब ओवैसी साहब नहीं चुप बोले, तब ओवैसी साहब के दर्द पेट में नहीं हुआ कि ठंड में अफ़गानिस्तान के गरीबों को कैसे आपने इस तरीके से बेघर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी, क्या हम 10 करोड़ बांग्लादेशियों को लेके रखेंगे अपने पास, 5 करोड़ रोहिंग्याओं को लेके रखेंगे? अगर रखना इतना ही शौक है ओवैसी साहब को, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कहें बंगाल को ख़त्म करे और भारत में विलय कर दे। कोई ज़रूरत ही नहीं घुसपैठ की, सारा मामला ही शांत हो जाएगा ना। ओवैसी कभी कहते हैं क्या? उनकी हिम्मत है। अगर ओवैसी को लगता है कि एनआरसी नहीं आनी चाहिए, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दे एक मैसेज कि बांग्लादेश आप ख़त्म कर दीजिए, भारत में विलय करिए, कोई ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश के रहने की या बांग्लादेशियों का भारत में आना जाना, वैसे ही सुगम हो जाएगा। क्यों नहीं कहते ओवैसी साहब? इस दोगली नीति कर नहीं हो चलेगी। राष्ट्र के प्रति अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, राष्ट्र के विचारों के प्रति अगर आपका चिंतन है, तो उसका स्वागत है। लेकिन राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्र के तोड़फोड़ में, राष्ट्र के बर्बादी में अगर आपका योगदान है, तो उस योगदान का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना इस देश को आवश्यकता है। आप घर में बैठे रहें,
अच्छा होगा इलेक्शन भी ना लड़े। जिस तरह से विवादित जो मंदिरों में, चाहे वो जो है अयोध्या हो, चाहे जो काशी विश्वनाथ हो, चाहे जो मथुरा जन्मभूमि का हो, जिस तरह से शास्त्रीय जो साक्ष्य और जिस तरह से वैज्ञानिक साक्ष्य, जिस तरह पुरातत्व के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाली अपनी नस्लों को बताएंगे कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी जो है नस्लों की बात की तो बताइए ओवैसी साहब की कौन सी नस्ल है? अफ़गानी नस्ल है, ईरानी नस्ल है, दुबई की है कि सऊदी की है, लेबनान वाली नस्ल है, ईरान वाली है? कौन सी नस्ल के ओवैसी साहब हैं? कौन सी नस्ल है ओवैसी साहब की? नस्ल तो उनके हिंदुस्तान की है भाई, हिंदुस्तानी हैं, बाप दादा हिंदू रहे होंगे, आज वो मुसलमान बन गए हैं। इसमें नस्ल कहाँ से आ गई? नस्ल वसल कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, एक मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स को अपने साइड में करने के लिए तनाव शनाब जो हथकंडे अपनाते हैं, वो ओवैसी साहब का पुराना स्टंट है, उसमें नया कुछ नहीं। बताइए कौन सी नस्ल के हैं ओवैसी साहब? नस्ल कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये गुमराह करने की बातें छोड़ दे। अब बताइए तमिलनाडु का मुसलमान कौन सी नस्ल का है? आंध्रा का मुसलमान कौन सी नस्ल का है? केरला का मुसलमान कौन सी नस्ल का है? हैदराबाद का मुसलमान कौन सी नस्ल का है? हैं? कौन सी नस्ल का है? ये कौन सी नस्ल है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की? पाकिस्तान में भी 50% तो राजपूत हैं जो कन्वर्टेड हैं, मुसलमान बने हैं। उसके बाद भी जो 50% बचता है उसमें भी 99%, 99.99% जो हिंदू कन्वर्टेड हैं। नस्ल कौन सी है पाकिस्तानियों की, मुझे बताएं आप। तो आपको क्या लगता है कि आप ही मानते हैं कि मोदी जी जो है तीसरी बार जो आगाज़ हो रहा है, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि आप तीसरी बार हम आते हैं तो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगी, तो आप मोदी की गारंटी पे विश्वास करते हैं? देखिए, मोदी जी की गारंटी अकेली गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी 125 करोड़ भारतीयों के साथ किए गए अच्छे प्रयास की गारंटी। जो हाईवेज़ हमने इस गाँव से गुजारे हैं, क्या वो गाँव को रोज़गार नहीं देंगे? क्या गांव के बच्चों को फैक्ट्री लगाने का अवसर नहीं देंगे? जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे नोएडा गुड़गांव में गोबर के घूर पे खड़े हैं, वो बाहर निकल करके सस्ती ज़मीन, सस्ते लेबर, सस्ती अपने घर से कंपनी चला करके रोजी रोटी कमाने में अवसर नहीं बनाएंगे? 2 घंटे में अगर आप बनारस आजमगढ़ से लखनऊ पहुंच सकते हैं, दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं, तो दिल्ली और देहरादून से जिनका इंडस्ट्रियलिस्ट कनेक्टेड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जाके अपने घर के पास इंडस्ट्री लगा के वही रोजी रोटी नहीं कमाएगा, बेहतर रोजी रोटी कमाएगा? तो हमने भारत को अवसर दिया है। 2019 में जब जनता जी ने जिताया तो जानते हैं, गांव-गांव में बनते हुए तेज हाईवे देख करके जनता ने कहा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश बदल रहा है, इस सरकार को और मौका मिलना चाहिए। कोरोना काल नहीं आया होता तो अब तक हम चमचमाते हुए भारत का सपना जो था वो पूरा होते देख चुके होते। लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लगी, फिर भी उस ब्रेक में भी भारत ने मजबूत कदम उठाए, तरक्की का मार्ग सुनिश्चित किया, कहीं कोई प्रभाव बहुत अधिक हमें प्रभावित नहीं कर सका। अब हमारा लक्ष्य बताया ना आपको, 6 लाख गांव की समृद्धि, 6 लाख गांव में बसने वाले किसानों के बेटों की समृद्धि है। 6 लाख गांव में बसने वाले वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो भारत के तमाम शहरों में हैं, उनको गांव की तरफ मोड़ने का लक्ष्य है। तमाम मार्केट्स हैं जिसमें आप जाओ तो धूल थोड़ी सी रहती है, उनको मॉडर्नाइज करके वर्ल्ड क्लास की मार्केट, वर्ल्ड क्लास के इंडस्ट्रियल सेटअप, वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिक सेटअप, और जो 6 लाख गांव हमारे देश के हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। हर गांव में 10 आदमी आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आज भी अपने पैतृक कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर 10 फैक्ट्री हर गांव में लगाएं तो कितने लाखों लोगों को रोजगार और कितनी वर्ल्ड क्लास की इकॉनमी, एक्सपोर्ट का ऐसा स्तंभ खड़ा करेंगे कि पूरी दुनिया को माल बेचते बेचते थक जाएंगे, कभी भारत में माल ख़त्म नहीं होगा। ऐसे भारत का निर्माण करके हम जन जन के लिए समृद्ध भारत के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। तो आप 400 जिस तरह से उन्होंने शुभकामनाएं दी खड़गे जी ने मोदी जी को, तो आप मानते हैं कि 400 पार हो रही इस समय जो है बीजेपी, और मोदी जी ने उनको बोला कि आप 40 पे से रहें, 40 सीट जो है आपको मिले, तो आप भी मानते हैं इस बात? देखिए, हम इस लेवल की मेहनत करना चाहते हैं कि पार्टियों के अध्यक्षों तक की सीट ना निकले। राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश, गठबंधन के जितने जो चीफ मिनिस्टर भी अगर चुनाव लड़े तो उसकी भी सीट ना निकले, आखिरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, मोदी योगी के खाते में आए। ऐसा कठिन प्रयास करना, बिना कठिन प्रयास किए, बिना कड़ी मेहनत किए बड़े रिजल्ट प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम पार्टी के लोगों से कहूँगा, ऐसी कड़ी मेहनत और बड़ी मेहनत करो कि आखिरी सीट भी भारत की
प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खाते में।